सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज आपका स्वागत है इस चैनल पे और हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक और चैप्टर जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। इस चैप्टर में आपको पूरे डिटेल में समझा दिया जाएगा, भले दिखाया गया वन शॉट लेकिन आपको पूरे बढ़िया से समझा दिया जाएगा। इससे डिटेल कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि आप यहाँ से अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। डेमोक्रेटिक राइट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं आपको अगर आप डेमोक्रेसी में रहते हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो क्या क्या राइट्स दिया जाता है। सबसे पहले हम आगे आते हैं ग्लोजियल एग्जांपल में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिजन इन ग्वांटेमो बे। ग्वांटेमो बे क्या है? एक जगह है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं यहां से कि देखो शुरू क्या हो रहा है। सबसे पहले ग्वांटेनेमो बे क्या है? ग्वांटेनेमो बे क्यूबा में है। कहां पे है? क्यूबा में है। क्यूबा में, सॉरी आया। हाँ, तो यहाँ क्या है? क्यूबा में है। ग्वांटेनेमो बे कहाँ है? क्यूबा में है। इसको कौन कंट्रोल करता है? यूएस आर्मी। कौन कंट्रोल करता है? यूएस आर्मी। तो एक बार क्या होता है, जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका पे, 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका पे, तब होता ये है कि ये लोग अमेरिकन आर्मी क्या करता है, ये 600 लोगों को पूरे देश भर में, कितने लोगों को? 600 लोगों को पूरे देश भर में से डिटेन कर लेता है। मतलब कि उनको उठा लेता है पूरे दुनिया भर में से 600 लोगों को, सॉरी देश नहीं होगा, दुनिया भर में से, पूरे दुनिया भर में से 600 लोगों को अपने मर्जी से ये लोग उठा लेते हैं। उठाने के बाद से क्या करते हैं, इनको ये बोलते हैं कि यही लोग हैं जो शामिल थे हमारे 9/11 के अटैक में। जो अमेरिका पे 9/11 का अटैक हुआ था, है ना, तो पूरा देश दहल गया था, दुनिया दहल गया था, है ना। तो वो इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे ऊपर अटैक जो है, यही लोग हैं जो अटैक किए थे। अब इनका कोई प्रॉपर ट्रायल वगैरह नहीं कराया जाता है। मतलब होता है ना कि किसी इंसान को पकड़ने के बाद से उसको कोर्ट में भेजा जाए या उसका ट्रायल चले, वो सब कुछ नहीं कराया जाता है, बस पकड़ लिया जाता है, फिर कोई ट्रायल नहीं किया जाता है। इनके जो फैमिलीज हैं, देखो, या तो फैमिली या तो गवर्नमेंट, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है इनके बारे में। चाहे उस के फैमिली, जिसका फैमिली से वो इंसान है, उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है, ना ही उस जिस गवर्नमेंट, जो उसके देश का गवर्नमेंट है, उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। और इन सब लोगों को पकड़ के लेके चले जाते हैं ये लोग। उसके बाद से इनको प्रिजन में रख देते हैं। कहां रख देते हैं? प्रिजन में, है ना, जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल के उनको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है ना, टॉर्चर किया जाता है। उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है ना, सारा लॉ तोड़ दिया जाता है, उनको जैसे मन तैसे मारा जाता है, पीटा जाता है, सच उगलवाने का कोशिश किया जाता है ना। और सारे के सारे इंटरनेशनल लॉज जो बनाए गए हैं ह्यूमन को बचाने के लिए, है ना, ह्यूमन राइट्स वगैरह जो बनाए गए हैं ह्यूमन को बचाने के लिए, वो सारे लॉज को तोड़े जाते हैं और यहाँ पे लोगों को बेरहमी से पीटा जाता है। बात समझ में आ रहा है? जब ये सब कर दिया जाता है, अच्छा एक और बात, ऐसा नहीं है कि ये सब लोग सच में शामिल थे। कई ऐसे लोग थे इसमें कि वो इनोसेंट है। बाद में ये लोग जो होते हैं, ये इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? इनोसेंट। मान लो कि किसी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, बाद में वो क्या निकल जाता है? इनोसेंट निकल जाता है कि कोई इसका गलती नहीं है। फिर भी ये लोग उसको नहीं छोड़ते हैं, फिर भी इसको वो लोग नहीं छोड़ते, लोगों को तभी भी पकड़ के ही रखते हैं। समझ में आ रहा है बात? फिर आगे आपको समझ में आना चाहिए कि एक एमएस, ये वाला लिख लीजिएगा, है ना, क्या नाम है इसका, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एक यहाँ पर MIT इंटरनेशनल जो है, MST इंटरनेशनल, ये एक संस्थान है। सॉरी गलती हो गया, ये रोज रोज हो जाता है ना। हाँ, तो क्या है? MST इंटरनेशनल। क्या है? MST इंटरनेशनल है, ये एक संस्थान है जो ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो उन लोगों पर ये लागू किया जाता है। मान लो कोई भी ह्यूमन राइट्स को तोड़ता है। ह्यूमन राइट्स को तोड़ने का क्या मतलब है कि आपको बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, आपको कोई गलती भी नहीं था, और गलती था भी तो उस तरीके से नहीं मारा जा सकता है ना। इंसान को इंसान की तरह ट्रीटमेंट करा जाना चाहिए। जानवर से भी बदतर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा MST इंटरनेशनल। ये क्या है? एक ऐसा क्या बोल सकते हैं इसको, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स को पूरे दुनिया भर में फैलाता है, कंट्रोल करता है, ह्यूमन राइट्स को बचाता है, उसके लिए लड़ता है। समझ में आया? तो ये लोग आते हैं, ये लोग रिपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन को। किसको रिपोर्ट करते हैं? यूनाइटेड नेशन को, इस बारे में। यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन को ये लोग रिपोर्ट भी करते हैं। कौन? MST इंटरनेशनल वाले, कि ये लोग गलत कर रहे हैं, 600 लोगों को पकड़ के, अपने मर्जी से पकड़ के उसको मारना है, पीटना है, ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, तभी भी ये लोग नहीं मानते हैं, और जो प्रिजनर्स थे उनको बोला जाता है छोड़ने के लिए, और तभी भी यूएस आर्मी जो है वो रिफ्यूज कर देता है, वो मानता ही नहीं है कि हम छोड़ेंगे इन लोगों को। बात समझ में आ रहा है? पूरा कहानी समझ में आ रहा है? हुआ क्या है कि यूएस आर्मी 600 लोगों को पूरा दुनिया भर में से अपने मर्जी से
अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद से उनको मारा पीटा, वायलेट किया, कई बार इनोसेंट लोग थे उनको भी नहीं छोड़ रहा है, उनको भी पकड़ रहा है, मार रहा है, इनोसेंट होने के बावजूद भी नहीं छोड़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आता है छोड़ने के लिए, बोलता है, यूनाइटेड नेशन से बोलता है कि ये लोग वायलेट कर रहे हैं सारे ह्यूमन राइट्स को, तभी भी ये लोग नहीं मानते हैं और छोड़ने से मना कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि आपको एक काम है, आपका काम है क्या, ध्यान से देखिएगा कि आपको इसको नोट्स में लिखना है ना, यही काम है। तो नोट्स में लिखने के लिए हम आपको दे देते हैं, समय दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ऐसे वीडियो पॉज भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नीचे कर देते हैं, है ना। ये हो गया आपका, यहां से यहां तक आप एक बार में लिख लेंगे। हाँ, तो यहां से यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लिख सकते हैं और उसके बाद से यहां हो गया, ऊपर कर दें और फिर जो नहीं दिख रहा है ये दिख रहा है, तो यहां से आप लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े तो आपका इस तरीके से खत्म होता है एक केस। फिर अलग केस भी है, एक तो ये हो गया जिसमें क्या किया गया है, अरेस्ट करने से पहले बिना सोचे समझे अरेस्ट कर लिया गया है। क्या किया गया है, बिना सोचे समझे अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें सऊदी अरेबिया का केस देखते हैं। कहां का देखते हैं, सऊदी अरेबिया का। इसमें क्या होता है, एक ऐसा सा बात समझते हैं कि पूरा जो सऊदी अरेबिया है, यहां पे राजा का राज चलता है। सऊदी अरेबिया में किसका राज चलता है, राजा का राज चलता है। ये पूरा का पूरा कंट्री कौन कंट्रोल करता है, किंग कंट्रोल करता है। तो सिटीजन क्या कर सकते हैं, ना वोट दे सकते हैं, ना ही रूलर्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, राजा है तो डेमोक्रेसी नहीं है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद से अगर राजा चाहे तो गवर्नमेंट सब चीज कंट्रोल करता है। यहाँ पे राजा ही सब कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट भी वही कंट्रोल करता है, जुडिशरी भी वही कंट्रोल करता है और लॉ वगैरह भी वही बनाता है। मतलब गवर्नमेंट, जुडिशरी और लॉज वगैरह भी अकेले ही कंट्रोल करता है। ठीक है, सऊदी अरबिया, दो बात याद हुआ। पहला बात याद हुआ आपको कि सऊदी अरबिया में कौन है, राजा है। मतलब पूरा का पूरा लॉ कौन कंट्रोल कर रहा है, राजा कंट्रोल कर रहा है। दूसरा कि राजा जो है गवर्नमेंट भी चला रहा है, लॉ भी चला रहा है, जुडिशरी भी चला रहा है। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसी तरीके से हमारे लिए फिर तीसरा बोलता है कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं। राजा के होते हुए आप कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहा है, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन राजा के होते हुए आप नहीं बना सकते हैं। मीडिया जो है कभी भी राजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अगर मान लो मीडिया किसी भी रीजन से सरकार के बारे में कुछ गलत बोलता है तो समझ रहे हो, उसके बाद से ये भी होगा। सिटीजन जो है उसमें एक बात है कि जो लोग मुस्लिम हैं सिर्फ मुस्लिम धर्म रहेगा। यहाँ पे कौन सा धर्म रहेगा, मुस्लिम धर्म, बाकी कोई भी धर्म नहीं रहेगा। अगर कोई भी धर्म रहता भी है तो वो पब्लिक में ही रहना चाहिए। आप प्राइवेट में अपना पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, है ना, कोई भी धर्म को मानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पब्लिकली सिर्फ मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, वरना किसी भी धर्म को नहीं मान सकते। ये राजा का नियम। ठीक है, उसके बाद से और एक नियम है, एक तो ये हो गया है ना कि नॉन मुस्लिम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ प्राइवेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट आपको ये बताया गया है कि वुमेन्स पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखा हुआ है। कौन, सऊदी अरबिया। कौन सा, सऊदी अरबिया। ये बोलता है कि मेल का ज्यादा वैल्यू है, मेल को ज्यादा इज्जत है, फीमेल को कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि फीमेल को वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तो क्या ये सऊदी अरबिया का केस समझ में आ रहा है। सऊदी अरबिया में राजा है, पहला बात क्या बोले थे, सऊदी अरबिया में राजा है, सब चीज वही कंट्रोल करता है, चाहे लॉ हो, जुडिशरी हो, गवर्नमेंट हो। उसके बाद से ये किसी को बोलता है कि आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप धर्म को प्रैक्टिस पब्लिक में नहीं कर सकते, आप प्राइवेट में कीजिए। औरत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, औरत लोगों का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है ना, जैसे हिजाब वगैरह पहनना है ना, बाहर निकलो बिना हिजाब का नहीं निकल सकते हैं, है ना, ये सब चीजें। ठीक है, क्या ये सेकेंड केस आपको समझ में आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये 1.5-2 पेज में लिख के रखा हुआ है, पिछला भी 1.5-2 पेज में लिख के रखा हुआ है। आपको एक स्लाइड में कंप्लीट हो जा रहा है, 7-8 लाइन में निकल जा रहा है, तो क्या ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है, लास्ट एक और केस है। क्या है, कोसोवो एक जगह है। क्या है, कोसोवो एक जगह है जहां पे एथनिक लोगों का मैसेकर हो जाता है। मैसेकर मतलब समझते हो, मतलब लार्ज फॉर्म में लोगों को मार देना, बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मारने को क्या बोलते हैं, मैसेकर। मैसेकर मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार समझ रहे हो, नरसंहार मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना। जैसे काली माता एक बार है ना गुस्सा हो गई थी तो नरसंहार पे उतर आई, उसी तरीके से मैसेकर किया गया यहाँ पे। अब पूरा कहानी समझते हैं कैसे मैसेकर हुआ है।
इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो इधर से सबसे पहले देखेंगे कि क्या हुआ है। कोसोवो जो था, कोसोवो उस समय पार्ट था कहाँ का, यूगोस्लाविया का। कहाँ का पार्ट है ये, यूगोस्लाविया, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर ले, ठीक है। देखो कोसोवो जो है इस समय पार्ट है यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया जो है इसमें दो ग्रुप रहते थे, कौन कौन रहते थे, है ना, एक अल्बेनियंस रहते थे और एक सर्ब्स रहते थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखना सर्ब्स वेयर इन मेजोरिटी, है ना। सर्ब्स क्या था, मेजोरिटी में, ये लिख लेना, है ना। तो दोनों लोग रहते थे, कौन कौन लोग रहते थे, कोसोवो में 2 लोग रहते थे। यूगोस्लाविया में पहले हुआ करता, कोसोवो क्या था, यूगोस्लाविया का पार्ट था, बाद में अलग हो गया। तो कोसोवो जो है वहां पे 2 टाइप के लोग रहते थे। एक तो रहता था, अच्छा रटना है इसको, कौन कौन लोग रहते थे, एक था अल्बेनियंस, एक थे अल्बेनियंस और दूसरे सर्ब्स। अच्छा अल्बेनियन यही के थे, जबकि सर्ब्स यहाँ पे मेजोरिटी में रहते थे। सर्ब्स का थे मेजोरिटी में। इनका एक लीडर था जिनका नाम था स्लोबोडन मिलोसेविच। अच्छा इसको सेविच पढ़ेंगे, सेविक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार कैसा नाम रख लेता है ये लोग, स्लोबोडन मिलोसेविच, क्या पढ़ेंगे इसको, स्लोबोडन मिलोसेविच। ये कौन है, सर्ब नेशनलिस्ट है। ये क्या है, सर्ब नेता है, सर्ब नेशनलिस्ट नेता है। कौन सा है, सर्ब नेशनलिस्ट नेता। आगे चल के ये क्या करता है, इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन क्या करता है, ये जीत जाता है। अब तुमको पता है कि ये लोग शुरू से ही देख के जलते थे अल्बेनियंस लोगों को। सर्ब लोग जो हैं ये देख के जल रहे हैं किसको, अल्बेनियंस लोगों को। अल्बेनियन वैसे भी माइनॉरिटी में है, सर्ब मेजोरिटी में है। तो सर्ब्स लोग क्या करते हैं कि इनका नेता भी जीत जाता है, स्लोबोडन मिलोसेविच जीत जाता है। इसके बाद से ये लोग क्या करते हैं कि मिलोसेविच जो है ये दूसरे सर्ब्स लीडर के साथ मिलके अल्बेनियंस को सोचता है कि पूरे देश से बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो कंट्रोल, हमारा कंट्रोल मान लो, या तो हम तुम पर राज करेंगे, ये बात मान लो, और नहीं तो देश से बाहर भाग जाओ। जो तुमको करना है कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो देश छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो कंट्रोल स्वीकार करो हमारा, ठीक है। जो कि बिल्कुल ही गलत था, है ना, एकदम फालतू बात हो गई। कोई माइनॉरिटी में, इसका मतलब क्या, उसको जान ले लोगे, तो गलत बात है। खैर क्या ही कर सकते हैं, आगे देखते हैं होता क्या है। आगे ये हो रहा है अप्रैल 1919 में ये लोग क्या करते हैं, अप्रैल 1919 में बहुत सारे सर्ब्स लोग, अल्बेनियन लोगों को क्या करते हैं, बहुत सारे अल्बेनियन लोगों को मार देते हैं, बहुत सारे अल्बेनियन फैमिलीज को मार देते हैं। उसका एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको। एक लड़की, एक औरत है बूढ़ी सी, उसका नाम है बदिस्टा हॉक्सा। क्या नाम है, बदिस्टा हॉक्सा, ठीक है। तो बदिस्टा हॉक्सा जो है एक वुमेन है। होता क्या है कि ये अल्बेनियन वुमेन है। तो एक दिन ये अपने पति के साथ बैठ के बाहर कुर्सी पे चाय पी रही थी, बात कर रही थी उनसे। तभी होता क्या है, अच्छा इनके पति का भी नाम दिया होगा, है ना। तो वुमेन जो है बैठी थी, उसका हस्बैंड को, अच्छा हस्बैंड का नाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, पूछेगा नहीं है। तो बदिस्टा हॉक्सा जो है, होता क्या है, एक दिन चाय पी रही होती है अपने पति के साथ बैठ के, है ना। तो शाम था, सुबह का समय था और आज बारिश होने ही वाला था। लेकिन होता क्या है, अचानक से इसको एक आवाज सुनाई देता है ना। ये सोचती है कि नॉर्मल आवाज होगा कोई, है ना, लेकिन नहीं, वो नॉर्मल आवाज नहीं था। ट्रूप्स उतर गए थे, सरकार के ट्रूप्स उतर गए थे, जो कि लोगों को मार रहे थे। इसके घर में भी आते हैं, अचानक से इसके पति को नीचे जमीन पे गिरा देते हैं मार के, और इसको पकड़ लेते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। अब इसके पास कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, तो ये बोलने में हिचकिचाती है, डरती है। तभी इसके पति के छाती में सिर्फ धड़ाधड़ 3 गोलियां मार देते हैं। कितने गोली मार देते हैं, 3 गोली उसके पति के छाती में मार देते हैं, जिसकी वजह से बेचारा वो वहीं पे मर जाता है। फिर उसको घर में आग लगा देते हैं और इसको बोलते हैं भागने के लिए। जैसे ही भाग ही रही होती है, अभी दरवाजे से बाहर नहीं रखी होती है पैर, है ना, तभी उसके घर में आग लगा देते हैं और बेचारी ये बाहर जाके खड़ा हो जाती है। अब ये जब बाहर खड़ी है, तब इसके पास सर पे ना छत है, ना अपना पति है, ना बच्चे हैं, और ये अकेले खड़ी है। समझ रहे हो, ये हालत कर देते थे ये लोगों का। कौन लोग, सर्ब्स लोग। किसका, अल्बेनियंस का। अल्बेनियंस को सर्ब्स मारते थे। कहाँ का कहानी है, कोसोवो का कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्बेनियंस को क्या किया गया, मारा गया, वायलेंस सहना पड़ा। बहुत सारे अल्बेनियंस को क्या सहना पड़ा, वायलेंस सहना पड़ा, है ना। डिस्प्लेसमेंट हुआ उनका। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां पे वो रहते थे, है ना, कोसोवो में रहते थे, और कहाँ चले गए वो लोग, दूसरे शहरों में भागना पड़ गया उनको। समझ में आ रहा है बात। अब क्या हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस को, अच्छा यही चीज हम 2 बार लिख दिए हैं, सॉरी, ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो इसको एक बार कोई एक भी लिख लेना, गलती से हम 2 बार लिख दिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं, बाद में दूसरा कंट्री जो है, बाद में
दूसरा कंट्री जो है वो भी इंटरवेन करता है बाद में, जैसे कि ये है, देखो मिल्सविच जो है ये गलत काम कर रहा है, तो मिल्सविच गलत काम कर रहा है, इसलिए दूसरे कंट्री भी आते हैं, मिल्सविच को दबाते हैं, दबा के उसका पावर खत्म कर देते हैं और फिर से वहां पे जो है उसको पावर से हटा देते हैं, ठीक है, और उसको पावर हटा देते हैं। कारण क्या था पावर से हटाने का, कि ये क्राइम कर रहा था ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में। क्या कर रहा था? क्राइम कर रहा है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको फिर से वहां से इसके पावर से इसको हटा दिया जाता है। क्या ये कहानी समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है। तीसरा कहानी क्या है कि कोसोवो का कहानी है। कोसोवो जो था यूगोस्लाविया का पार्ट था, यहाँ पे जो है राजा रहता था, राजा नहीं रहता था पहले, मतलब दो ग्रुप रहते थे, एक सर्ब्स का एक अल्बेनियंस का। सर्ब्स वाला ग्रुप मेजोरिटी में था और एथनिक अल्बेनियंस भी रहते थे जो कि माइनॉरिटी में। एक बार क्या होता है, वहां का सर्ब्स का लीडर जीत जाता है जिसका नाम था स्लोबोडन मिल्सविच। स्लोबोडन मिल्सविच जीत जाता है और उसके बाद से वो अपना खतरनाक खेल चालू कर देता है, लोगों को मारना लगता है, दूसरे कंट्री भी इंटरवेन करके उसको मार के उसके पावर से हटा देते हैं। कारण क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने का वो कोशिश किया था, जिसकी वजह से उसको हटाया गया। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों केस देख के तुमको समझ में आ रहा है कि अब लोगों को क्यों जरूरी है राइट्स का। तुम सोचो, तुमको पहला जब पढ़ाया जा रहा था ग्वांटेनामो बे का, तो ग्वांटेनामो बे में आपको समझाया गया कि कैसे लोगों को आप बिना पूछे ताछे प्रिजन में डाल दिया। अब क्या ये सही है कि किसी को बिना पूछे ताछे या बिना गलती स्वीकार किए उसको पकड़ कर हम जेल में डाल सकते हैं? नहीं। तो उसके पास राइट्स होना चाहिए ना, कुछ ऐसा राइट्स होना चाहिए जो उसको बचाए, ताकि उसको कोई भी जेल में नहीं डाल सकता है ना। अगर आपको डेमोक्रेसी में है आप, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि आपको कोई भी जेल में डाल देगा, तो फिर क्या फायदा? डेमोक्रेसी होने का फायदा क्या जब आपको कोई भी जेल में डाल दे रहा है, आपको कोई भी मार दे रहा है, पीट दे रहा है? गलत बात है। उसके बाद अलावा कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, सऊदी अरबिया जैसे देशों में वुमेन्स को वोट करने का राइट नहीं है, तो फिर क्या फायदा डेमोक्रेसी का? और यहाँ देख लो यहाँ देख लो कोसोवो में देखो लोगों को कैसे मार दिया जा रहा है, माइनॉरिटी को मार दिया जा रहा है। मतलब डेमोक्रेसी में हमको कुछ राइट्स बनाने होंगे जो लोगों को बचाने के लिए। डेमोक्रेसी में कुछ राइट्स बनाने होंगे ताकि लोगों को हम बचा सके। समझ में आ रहा है? तो अब हम समझेंगे कि कैसे राइट्स होंगे जो कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राइट्स क्या होता है ना। बात करते हैं कि राइट्स क्या होता है, आखिर राइट्स होता क्या है, कैसे इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, सुनो राइट्स क्या होता है। अच्छा, एक और चीज, पिछला अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। पिछला अगर तुम लिखना चाहते हो तो हम साइड हट जाते हैं, यहां से तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो पॉज करके वीडियो लिख सकते हो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट्स क्या होता है। देखो राइट्स का मतलब समझो। अच्छा, ये क्वेश्चन सीधा तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि राइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर राइट्स, है ना। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। ये सारा लिख के भी आ जाओगे, 5 को 20 में से लिख दोगे तो काम बन जाएगा। सबसे पहले ये डेफिनेशन हो गया, ये क्या है सबसे पहला जो आना चाहिए। नीचे सबसे है क्या, इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, राइट्स आर द फेयर क्लेम। फेयर क्लेम क्यों बोला है, देखो बात क्या है, तुम राइट्स के नाम पे बोलोगे कि हम मेरा मर्जी, हम जो करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है ना। तो राइट्स का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ गेंद खेल रहे हैं और बगल वाले का मार का शीशा तोड़ दे रहे हैं, उसके बगल वाले का मार का कार का शीशा तोड़ दे रहे हैं, घर का किसी का शीशा तोड़ दे रहे हैं, किसी के सर में गेंद मार दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा मर्जी, हम कितना भी छोटा कपड़ा पहन के चले, ये सब फालतू काम है। आप वही राइट्स मांग सकते हैं जो दूसरे को भी देने के लिए आप हकदार हैं। बात समझ में आ रहा है? मान लो कि हम राइट्स मांग रहे हैं अगर कि हम कहीं भी खेल सकते हैं, तो फिर मेरे भी घर में आके कोई खेलेगा तो हम नहीं बोलेंगे, क्यों? जब हम कहीं भी खेल सकते हैं तो कोई भी कहीं भी खेल सकता है, इसका मतलब। तो हम राइट्स में वही चीजें मांग सकते हैं जो कि सबको देना पॉसिबल हो, सोसाइटी को भी अच्छा लगे। ये नहीं कि कुछ भी राइट्स में मांग रहे हैं। राइट्स इसीलिए बोला गया फेयर क्लेम होना चाहिए। फेयर क्लेम का क्या मतलब है, जो संभव हो वही मांग सकते हैं। राइट्स के नाम पे कुछ भी नहीं मांग सकते हैं सरकार से कि हमको राइट्स दीजिए कि हम किसी को भी गोली मार सकते हैं, तो फिर तुमको भी कोई गोली मार सकता है। बात तो ये हो जाएगा, तो तुम सहोगे ना, नहीं सहोगे। तो फिर वही बात है कि जो तुम सह सकते हो वही तुम मांगोगे, वरना राइट्स में वो सब चीजें नहीं मांगोगे। तो राइट्स क्या होता है, राइट्स आर फेयर क्लेम। क्या होता है राइट्स आर फेयर क्लेम। क्या होता है, एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी भी एक्सेप्ट करना चाहिए आपके राइट्स को। ये नहीं कि आप कुछ भी राइट्स मांग रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है ना। दूसरा, सपोर्टेड बाय लॉ, मतलब लॉ भी सपोर्ट कर रहा है आपके, जो भी आप मांग रहे हैं उसको लॉ भी सपोर्ट कर रहा है और सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर रहा है, तब उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, राइट्स बोल सकते हैं। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा, पहले डेफिनेशन पूछा जाएगा अगर राइट्स का, व्हाट आर राइट्स, तो क्या बोलोगे कि राइट्स आर द फेयर क्लेम दैट इज सपोर्टेड बाय लॉ एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं राइट्स क्या क्या हो सकता है, क्या क्या राइट्स हो सकता है। सबसे पहले
राइट्स जो भी आपको मिलते हैं, सुनो, राइट्स जो भी आप मिलते हैं वो आप सोसाइटी और गवर्नमेंट पे लगा सकते हैं। मतलब कि आप गवर्नमेंट पे और सोसाइटी पे कुछ आप राइट्स चाहते हैं, आप अगर सिक्योर रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं सोसाइटी में हम जिस रह रहे हैं उस सोसाइटी से हमको भी बचना है ना, हमको कुछ राइट्स चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में हमको मार भी तो सकता है, या गवर्नमेंट में हमको जेल में भी तो डाल सकता है। तो इन सब लोगों से बचने के लिए हमको क्या चाहिए? राइट्स चाहिए। तो राइट्स क्या होते हैं? ये क्लेम्स होते हैं जो हमको सोसाइटी में रहने के लिए और किसी गवर्नमेंट के अंडर में रहने के लिए प्रेरित करता है, हम रह सकते हैं, ऐसा हमको राइट्स दे दीजिए जिससे हम, ऐसा हमको राइट्स दे दीजिए जिससे हम सोसाइटी में भी रहें तो बिना किसी डर के रहें, और उसके बाद से अगर हम गवर्नमेंट के भी अंडर में हैं तो बिना किसी डर के हैं। तो ये हो गया पहला राइट्स। और क्या करवाता है? राइट्स हमको रहने देता है, राइट्स हमको जीने का अधिकार देता है बिना डर के, हम बिना डर के रह सकते हैं, हमको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है, कोई हमारे साथ बैड ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। इस बात का इंश्योर करता है, इस बात को इंश्योर करता है कौन? राइट्स। राइट्स इंश्योर करता है कि हमको कोई डरा नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, चोट नहीं पहुंचा सकता है सोसाइटी में या गवर्नमेंट में, कोई भी। समझ में आ रहा है बात? तीसरा, सोसाइटी जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या गलत है क्या सही है। ये नहीं कि राइट्स जो है एक बार बन गए तो बने ही रह जाएंगे, राइट्स चेंज होते रहते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो राइट्स को चेंज करना पड़ता है। पहले आज से 100 साल पहले जो राइट सही थी वो राइट आज सही नहीं है। जैसे कि हम बताते हैं, पहले नियम था कि औरतों को वोट नहीं देना है, पहले के जमाने में नियम था कि औरतों को वोट नहीं देना है, औरत वोट नहीं दे सकती है। लेकिन बाद में समय बदला, चीजें बदली, लोग बदले, तो फिर अभी नियम है कि औरत वोट दे सकती है। समझ रहे हो? तो राइट्स ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होता है, राइट्स चेंज होते रहते हैं, जब सोसाइटी को जरूरत पड़ता है तो राइट्स भी चेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, राइट्स को अगर पावरफुल चाहिए, पावरफुल करना है, तो राइट्स सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम मुंह से बोल दोगे हो जाएगा, राइट्स को लिखवाना पड़ता है कहां पे? लॉ में। तो राइट्स कहां लिखे होते हैं? लॉज में लिखे होते हैं। राइट्स पावरफुल होते हैं, वही राइट्स को पावरफुल माना जाता है जो राइट्स लिखे रहेंगे लॉ में। ठीक है, तो राइट्स को लॉ में लिखा जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर कोई भी राइट्स को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो। अगर आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो फिर उसको दिक्कत होगा। सरकार का काम है कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और अगर कोई भी वायलेट करता है आपके राइट्स को तो आपके पास पूरा हक है कि आप कोर्ट में जाइए उसके लिए और बोलिए ये बात कि आपको आपके राइट्स को नहीं माना गया है, तो आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, राइट्स आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, या सरकार भी प्रोटेक्ट करता है तो उसका भी राइट्स, उसका भी काम है, सरकार का भी काम है कि आपके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। देखो अब क्या है, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन द डेमोक्रेसी? क्या जरूरत है राइट्स का? क्यों चाहिए राइट? सबको राइट क्यों चाहिए? क्या जरूरत है राइट्स का, है ना? देखो सबसे पहले हम लोग क्या समझे थे, राइट्स क्या है? हम लोग क्या समझे थे, राइट्स क्या है? अब हम समझेंगे कि राइट्स जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है राइट्स का। याद आ रहा है तुमको पिछला कहानी, ग्वांटेनामो बे, उसके बाद से सऊदी अरबिया, उसके बाद से कोसोवो, इन सब में राइट्स नहीं होने की वजह से लोगों को मारा गया। अगर उनके पास राइट्स होता तो ना उनको बिना पूछे ताछे उनको जेल में डाल सकते हैं, ना बिना पूछे ताछे उनको वोट देने का अधिकार छीन सकते हैं, ना उनके धर्म को छीन सकते हैं, ना उनको बोल सकते हैं कि तुम प्राइवेट में नॉन मुस्लिम हो तो प्राइवेट में जाके करो, पब्लिक में नहीं कर सकते हो। बात समझ में आती है? ये सब चीजें हैं जो हमारे राइट्स हमको प्रोटेक्ट कर सकता है इन सब चीजों से। इसीलिए देखते हैं पहले कि राइट्स किस लिए है, क्यों जरूरी है सबको। अगर डेमोक्रेसी है तो राइट्स चाहिए ही चाहिए। क्यों? सबसे पहला कि अगर तुम सर्वाइवल का चाहते हो, डेमोक्रेसी में क्या चाहते हो? सर्वाइवल चाहते हो, तो तुमको क्या चाहिए? राइट्स चाहिए। कैसे बताते हैं? कोई तुमको हार्म वगैरह नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि राइट्स रहेगा आपके पास। तो राइट्स रहेगा तो आपको कोई भी हार्म वगैरह नहीं पहुंचा सकता, ना पुलिस पहुंचा सकता है, ना सरकार पहुंचा सकता है, ना कोई आपके पड़ोसी अड़ोसी पहुंचा सकते हैं, ना कोई इंसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है? तो राइट्स आपके लिए इसलिए जरूरी है। ठीक। दूसरा, एक और बात दुख ध्यान से, सिटीजन जो होते हैं उनके पास और क्या होना चाहिए? राइट टू वोट होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट टू वोट होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि हम किसको इलेक्ट करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? लोगों का राइट, लोगों का राज। और लोगों का राज कब होगा? जब लोग खुद से डिसाइड करेंगे ना कि कौन हमारा सरकार बनेगा। समझ में आ रहा है? तो लोगों के पास राइट टू वोट ही नहीं रहेगा, फिर बोलोगे डेमोक्रेसी है। कैसे डेमोक्रेसी? लोगों के पास वोट ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास चुनने का अधिकार ही नहीं है राजा को, फिर पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छा सरकार है, कौन बुरा सरकार है, किसको हमको बनाना है, किसको नहीं बनाना है? फिर लोगों का तो है ही नहीं कोई उसमें इज्जत। ठीक है। उसके बाद से राइट जो होता है ये सबको अलाउ करता है कि सब लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब अपने बारे में जो भी बोलना है बोल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, उनको मर्जी है तो, अपना मर्जी है, हमको इलेक्शन लड़ना है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो बना सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगा तो लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके अलावा अच्छा ठीक है, अगर मान लो कि कोई माइनॉरिटी है, कोसोवो का कहानी याद है? कोसोवो में क्या हुआ था? माइनॉरिटी में था, अल्बेनियंस माइनॉरिटी में था। अब अल्बेनियंस अगर माइनॉरिटी में है तो उनको तो दबा दिया गया, मार दिया गया। तो अगर राइट्स क्या करता है, राइट्स अगर रहता उनके पास तो माइनॉरिटी में भी भले थे, उनको मारा या दबाया नहीं जा सकता था, उनको अप्रेस नहीं किया जा सकता था। समझ में आया? इसीलिए राइट्स जरूरी है, माइनॉरिटी को भी बचा कर रखता है। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी को बचाना है। जैसे हमारे यहाँ देखो इंडिया में क्या मुस्लिम को मार दिया गया है, खत्म कर दिया गया? नहीं, वो तो बाकी किसी भी दुनिया में देश में मुस्लिम लोग जितने सुरक्षित हैं या अच्छे हैं, उससे भी अच्छे हमारे यहाँ है, और हम लोग तो भाई भाई जैसे रहते हैं। उसके अलावा और भी देखो, सिख है, ईसाई है ना, जैन धर्म है, एक धर्म नहीं बहुत सारा धर्म माइनॉरिटी में, जैन तो और माइनॉरिटी में, जैन तो 1 या 2% ही है, फिर भी हमारे यहाँ उनको कोई थ्रेट है, कोई डर है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। यही तो राइट्स है, यही तो राइट्स है, और यही तो खूबसूरती है भीमराव अम्बेडकर का, है ना? तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके अलावा राइट जो है वो भी इंश्योर करता है कि जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी मतलब समझ रहे हो ना, जो लोग ज्यादा हैं वो लोग अपने पावर का मिसयूज ना करे। तुमको याद है सब लोग मिसयूज कर दिए थे अपने पावर का, है ना? बोल्शेविक जो भी नाम था उसका, है ना, वो अपने पावर का गलत यूज किया था, है ना? ठीक है, तो गलत यूज नहीं कर सकते हैं मेजोरिटी में जो है लोग हैं। उसके अलावा इसमें क्या किया जाता है, राइट्स को सेफगार्ड भी किया जाता है। सेफगार्ड मतलब ये जो सरकार है, जो भी सरकार है, राइट्स को बचाने का उसका अधिकार है। इसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। तो सरकार रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों के राइट्स को बचाने के लिए। लोगों के राइट्स को अगर कुछ भी गलत फलत होता है तो उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके राइट्स को वो बचाएगा। ठीक है, उसके अलावा राइट्स जो होता है सब लोगों से ऊपर रखा जाता है। सरकार से भी ऊपर कौन है? राइट्स है। मतलब सरकार सोचे भी राइट्स को चेंज करने का तो सरकार चेंज नहीं कर सकता है राइट्स को। किसको चेंज नहीं कर सकता है? राइट्स को सरकार भी चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो राइट्स जो है वो उससे भी ऊपर है। नहीं तो ऐसा होता है कि सरकार राइट्स आपके चेंज कर सकता है, अच्छा फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर सरकार आपके राइट्स को चेंज कर सकता है तो चेंज कर देता और नियम बना देता कि हम जब चाहे जब जिसको चाहे जेल में डाल सकते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए पावर का मिसयूज ना करे गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट से भी ऊपर किसको रखा गया है? राइट्स को रखा गया है। लास्ट पॉइंट कि डेमोक्रेसी जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट्स को बेसिस माना गया है ना। बेसिक राइट्स आपके डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। डेमोक्रेसी में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसमें बेसिक राइट्स लिखे जाते हैं कि आपके क्या क्या बेसिक राइट्स होंगे, मतलब फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड में हट जाते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए। हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के। देखो सुनो, एक चीज बता दें, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, यही तुमसे पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स 6 कौन कौन से हैं तुमको आना चाहिए। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। क्या है? राइट टू इक्वालिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम। तीसरा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, है ना। उसके बाद से कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स माने जाते हैं और इसको कभी भी कोई भी दुनिया में भी चेंज नहीं कर सकता है। मतलब हमारे यहाँ जो भी डेमोक्रेसी है, जो भी डेमोक्रेसी है उसके पास फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास ये सारे हैं और इसको कोई भी सरकार चाहे चेंज करने का तो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला क्या था? राइट टू इक्वालिटी। पहला राइट क्या था? राइट टू इक्वालिटी। और ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये क्या कहता है, ध्यान से सुनते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी कहता है आपसे कि ध्यान सुनो, सब लोग इक्वल हैं। क्या बोलता है राइट टू इक्वालिटी? सब लोग इक्वल हैं, लॉ के सामने सब इक्वल है। मतलब मंत्री है, राजा है, कोई भी है, हमको नहीं मालूम है। जो आएगा राइट के, जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लॉ के सामने, है ना। कानून सबसे ऊंचा है और कानून के सामने मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सब लोग बराबर हैं। तो अगर किसी के साथ गलत होता है तो कानून उतना ही बराबर सजा देता है। सबको कितना सजा देता है? बराबर सजा देता है। तो राइट टू इक्वालिटी में बोलता जाता, पहला क्या बोला जाता? अच्छा, तुमसे पूछेगा व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, तो इसमें बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, लगभग 2, 4, 6, 7 पॉइंट लिखा हुआ है। तुम इसमें से कोई भी 5 लिख दोगे 5 नंबर मिलेगा, 3 लिख दोगे 3 नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए सीधा सीधा रट लो, सिंपल लिखा हुआ है, एकदम रटने लायक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुनो, बोलता है कि सब लोग, हाँ चाहे कोई भी हो, सब लोग लॉ के सामने बराबर है। दूसरा क्या बोलता है? लॉ जो है सबके लिए बराबर है। लॉ क्या है? सबके लिए बराबर है। चाहे वो कोई लीडर हो, बहुत बड़ा लीडर हो,
चाहे वो कोई कॉमन इंसान हो, तब दोनों के लिए भी बराबर है, चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, सबके लिए बराबर है। उसके अलावा राइट्स जो है, सुनो 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 सुनो, सुनो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप किसी के भी साथ, क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, बर्थ प्लेस के बेसिस पे, इन सब चीजों के बेसिस पे आप किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकते हैं, गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसके मैंने डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं किसी से भी, है ना, उसको हिंदू मुस्लिम बोल के, किसी को ऊंचा नीचा कास्ट बता के, किसी को जेंडर उल्टा औरत मर्द करके, है ना, गोला गोरा काला, है ना, बर्थ प्लेस मतलब कि कोई कहीं जन्म लिया उसके बेसिस पे, तो आप इन सब चीजों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो तीसरा लॉ है राइट टू डिस्क्रिमिनेट, तीसरा है राइट टू इक्वालिटी का। चौथा देखते हैं, एवरी सिटीजन जो है, सबके पास जो है चांस बराबर होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब पाने का। जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगा, सबको बराबर चांस दिया जाएगा कि सब लोग बराबर चांस है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। अच्छा, तुम बोलोगे कि बराबर कहाँ है? एससी एसटी को तो रिजर्व कर दिया जाता है, हम बताते हैं क्यों किया जाता है। रिजर्वेशन जो है एससी एसटी ओबीसी जो है वुमेन को और डिसेबल्स को दे दिया जाता है। कारण क्या है? ये सारे ग्रुप्स को दबाया गया कि कई सालों तक, तो कई सालों तक दबाने की वजह से ये बैकवर्ड रह गए हैं। तो अब इनको आगे लाने के लिए बराबर चांस, राइट टू इक्वालिटी का ये मतलब नहीं होता है कि सबको बराबर दिया जाएगा, बराबर नहीं दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या मतलब है कि अपॉर्चुनिटी इनको दबाया गया है तो इनको बराबर लाके खड़ा करेंगे ना, तब ना होगा। मान लो कि इधर देखो देखो, ये कार्टून है एक, कि इतना बड़ा बाउंड्री है, ठीक है, तो यहां से एक 6 फीट का आदमी है, यहाँ पे मैच देख रहा है, यहाँ पे ये मैच देख रहा है उधर, लेकिन एक 4 फीट का है और एक 3 फीट का है, तो वो लोग तो नहीं देख पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको पकड़ के, इनको क्या करेंगे, पकड़ के ऊपर उठा देंगे, इनको थोड़ा सा ऊंचा कुछ लगा के दे देंगे कि तुम भी देखो। तो जब तीनों लोग बराबर मैच देखेंगे तब ना हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि ये बात बताओ या वो बात बताओ, है ना, तब उनका हम टेस्ट ले सकते हैं उस बेसिस पे। अब ये दो लोग मैच देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर टेस्ट, तो वही बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है कुछ कैटेगरी को, ताकि सब लोग बराबर लेवल पे आ सके। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट आप छाप लीजिए, हम साइड में हैं। उसके बाद से लास्ट पॉइंट ये है कि आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आप अनटचेबिलिटी वगैरह पे विश्वास करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। देखिए, चौथा लास्ट पॉइंट ये है कि अनटचेबिलिटी जो है पूरे देश भर में बैन है। अगर आप अनटचेबिलिटी दिखाते हैं या करते हैं या करते हुए पाए जाते हैं या आपके खिलाफ केस दर्ज होता है कि आप छुआछूत में शामिल थे या उसको फैला रहे थे, तो फिर आप पर केस हो सकता है। क्या हो जाएगा? आप पर केस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। हमको लगता है कि आप लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब क्या आ जाता है, राइट टू फ्रीडम आ जाता है। क्या आ जाता है? राइट टू फ्रीडम। सुनो, राइट टू फ्रीडम भी कुछ कुछ बातें बोलता है, जैसे कि 6-7 बातें हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, राइट टू इक्वालिटी याद हो गया है पूरा का पूरा? सुनो, राइट टू फ्रीडम रखते हैं। राइट टू फ्रीडम में सबसे पहले आपको बोलने का पूरा हक है ना? सॉरी, गलती हो गया। हाँ, राइट टू फ्रीडम में आपको बोलने का पूरा हक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो सोचते हैं आप बोल सकते हैं। समझ में आया? दूसरा, आप असेंबल कर सकते हैं, लेकिन आप पीसफुली असेंबल कीजिएगा। आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर बात कर सकते हैं। कईयों लोग बुलाइए, 1000 लोग, 50,000 लोग बुलाइए, बात कीजिए, लेकिन हल्ला गुल्ली नहीं होना चाहिए। पीसफुली आप ये सब काम करेंगे। क्या करेंगे? पीसफुली आप सब काम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको एसोसिएशन भी बनाने का हक है पूरा। क्या है? एसोसिएशन है या यूनियन बनाना आप चाहते हैं तो आप बनाने का हक पूरा आपको दिया जा रहा है, आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। उसके अलावा आप इंडिया के किसी भी जगह में रह सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी प्रोफेशन को, ट्रेड को या आप बिजनेस को चुन सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी बन सकते हैं, आपका मर्जी है। आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना, तेल का, सरसों का, कुछ भी आपको करना का मन हो। कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, रस्सी का, है ना, पतंग का, है ना, उसके बाद से आपको मन करे तो सुअर का कर लीजिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, जो बिजनेस करना है आप कर सकते हैं, है ना। सॉरी, मजाक किए थे ना। तो मतलब जो जिसको बिजनेस करना कर सकता है। उसके बाद से लास्ट क्या है? लास्ट सुनो, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्वांटेनामो बे वाला केस याद है तुमको? अरेस्ट कर लिया गया था लोगों को,
तो वो केस यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब तुमसे पूछ भी सकता है कि ग्वांटेनेमो बे में कौन सा राइट्स में उसको बचा सकते हैं, ग्वांटेनेमो बे में जो केस हुआ था उन लोगों को बचाना हो तो कैसे बचाएंगे। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें क्या होता है, आपके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बचाया जाता है। अब समझो, शुरू कोई भी इंसान आपको बिना कारण का अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये इसमें आता है। इसके 4 पॉइंट है, इसमें क्या करोगे, ये टॉपिक हो गया, इसके 4 छोटे-छोटे पॉइंट से समझ में आ रहा है। तो पहला क्या है, कोई भी इंसान बिना मतलब कि आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, कोई भी इंसान अगर आपको अरेस्ट करता है तो आपको पूरा हक है कि आप उससे रीजन पूछ सकते हैं कि बताइए क्या कारण है कि आपने हमको अरेस्ट किया है, कारण उसको बताना पड़ेगा। और फिर आपको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। किसके सामने लेके जाना है, मजिस्ट्रेट कौन होता है, जज के पास लेके जाना है। कोर्ट में आपको 24 घंटा के अंदर पेश करना होगा, ये नहीं कि 25 दिन पकड़ के आपको जेल में डाल के रखे हुए हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है और आपको पूरा हक है, चौथा पॉइंट है कि आपको पूरा हक है कि आप हायर कर सकते हैं लॉयर को, आप अपना लॉयर बुला सकते हैं या लॉयर को हायर भी कर सकते हैं, आपको पूरा हक है। हालांकि ये सब छाप लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लीजिए। और नीचे का जो नहीं दिख रहा है उसके लिए हम आपको 1 सेकंड के लिए ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर, चौथा पॉइंट आपको अब दिख रहा होगा, है ना, चौथा पॉइंट दिख रहा है। तो चौथा पॉइंट यहां से लिख लेंगे, बाकी सब आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस ये छोटा सा है। देखो, 2 पहला बड़ा था, एक राइट टू इक्वालिटी बड़ा था और एक था बड़ा क्या, राइट टू फ्रीडम, 2 बड़ा था। अब छोटा सुनो, छोटा है, 4 लाइन का सिर्फ है। कितना है, 4 लाइन का, ध्यान से सुनना, बदमाशी नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्या है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, ये इसको मैं राइट दिलाया। अगर मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या मतलब है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि कोई भी अगर आपको परेशान करता है, जैसे कि हो गया बुली करना, है ना, जैसे कि आपको कोई बुली करता है या इंसानों को बेच भी सकता है, हो सकता है, तो इंसान को बेचना गुनाह है, उसको बुली करना भी गुनाह है। खास करके अगर किसी औरत को आप बुली करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं औरत से, तब आपको खास करके आप अगर स्पेशली वुमेन्स को ऐसा करते हैं, बुली वगैरह करते हैं, बेचते हैं, तो हो सकता है कि आपको, यार कोई बात हुआ, मर्द को कोई बुली करे बढ़िया है, औरत को कर देता अच्छा खराब हो गया, वो हमको कोई थप्पड़ भी मार देता बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या कर सकते हैं, लड़का हो यही होता है। सुनो, तो होता ये है कि अगर कोई बुली करता है या बेचता है ह्यूमंस को तो ये गुनाह माना जाता है, खास करके वुमेन्स के साथ अगर ऐसा होता है तो गुनाह माना जाता है। पहला लॉ समझ में आया। दूसरा क्या है कि कोई भी लोग तुमसे फोर्स लेबर करवा रहा है। फोर्स लेबर का मतलब समझो क्या होता है, फोर्स लेबर का यहाँ मतलब है कि जबरदस्ती काम करवा रहा है तुमसे, है ना, और जबरदस्ती काम करवा रहा है, फोर्स लेबर करवा रहा है, पैसा नहीं देता है, काम करवा लेता है, पैसा नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, बेगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेगार। तो तुमसे अगर कोई भी बेगारी काम करवाता है, मतलब काम तो करवा रहा है लेकिन प्रॉपरली पे नहीं कर रहा है, जितना पैसा उसको देना चाहिए उतना पैसा दे नहीं रहा है, तो फिर ये गलत है और उसके अगेंस्ट तुम केस कर सकते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। समझ में आया, ठीक। फिर हो सकता है कि बॉन्डेड लेबर जो है उसको तुमको कोई बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम करवा रहा है, तो ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। बॉन्डेड लेबर का मतलब किसी का तुमको कोई कर्जा दिया और तुम चुका नहीं पा रहे हो, तो बोला जीवन भर के लिए मेरे यहाँ गुलामी करो, या किसी भी बात से तुमसे गुलामी करवाता है जीवन भर के लिए बॉन्डेड लेबर के तौर पे, तो तुम उस पर केस कर सकते हो, है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में केस हो सकता है। वो आपसे कोई बॉन्डेड लेबर मतलब जीवन भर के लिए आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। बात समझ में आया। तो अगर ये राइट्स पहले होते ना तो कटप्पा केस कर देता, उससे जीवन भर काम करवा रहा था सब, कटप्पा केस कर देता सीधा शिवगामी देवी को, शिवगामी जी जेल में, फिर कटप्पा राजा बन जाता है। समझ रहे हो। देखो, तो अब है मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि चाइल्ड लेबर जो है ये बैन होना चाहिए, चाइल्ड लेबर बैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चाइल्ड लेबर बैन होना चाहिए। चाइल्ड लेबर बैन करने का क्या मतलब है कि चाइल्ड लेबर जो है, मतलब चाइल्ड मतलब 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनसे काम करवाना मना है। 14 साल से नीचे के बच्चों से काम करवाना मना है। अगर आप काम करवाते हैं तो आपको जेल हो सकता है। 14 साल से बच्चे, खास करके कहाँ पे काम नहीं करवाना है, जैसे कि फैक्ट्री में अगर काम करवाते हैं, माइंस में अगर काम करवाते हैं, या रेलवे वगैरह में काम करवाते हैं, तो आप पे केस हो सकता है और आप जेल में जा सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में यही 4 चीजें आती हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन।
राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कुछ 9 पॉइंट्स है, ध्यान से देखेंगे और खत्म करेंगे इसको भी। अच्छा, पिछला अगर तुमको लिखना हो, पिछला अगर लिखना हो तो लो लिख लो, पिछला लिख लिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। लास्ट नहीं, और एक दो है और होगा थोड़ा सा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या होता है, सुनो, सीधा बात है कि इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है, इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है, तो ये हर धर्म को बराबर इज्जत देता है। क्या करता है ये, हर धर्म को बराबर इज्जत देता है, किसी भी धर्म को कम इज्जत नहीं देता, सारे धर्म को बराबर सम्मान दिया जाता है इंडिया में। उसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको जो मन करेगा वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसका मर्जी, जो मन कर सकता है उस धर्म में जा सकता है, उसका मर्जी, कोई भी उसको रोक टोक नहीं है। उसके अलावा रिलीजियन जो है उनको जो मैनेज करना है, रिलीजियन जो है उनको जो मैनेज करना है वो अपना मैनेज कर सकते हैं। रिलीजन अपने अपने रिलीजन को, जैसे हिंदू में जो नियम है वो अपना लगा सकते हैं, मुस्लिम में जो नियम है वो अपना लगा सकते हैं, जैन में जो नियम है वो लगा सकते हैं, मतलब जो नियम अपना लगाना चाहते हो धर्म में आप लगा सकते हैं, आपको छूट है। अपने धर्म को खुद से मैनेज कीजिए, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, आप सेक्युलर हैं, अपने धर्म को मानने के लिए पूरा आपको छूट दिया गया है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फोर्स कन्वर्जन करवाता है या फ्रॉड करता है या फोर्सफुली तुमको लॉ चेंज करवा देता है, तुमको तुम्हारा धर्म फोर्सफुली, है ना, तो फिर उसको जेल हो सकता है। बात समझ में आया, फिर उसको जेल हो सकता है। अगर हार्मफुल प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि मान लो किसी जानवर को या ह्यूमन को पकड़ के लोग काट देते हैं ना जानवर वगैरह को, तो ये सब प्रैक्टिसेस जो है इस पे केस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बकरी पकड़ के काली माता को दे देते हैं तो आपको उठा के जेल में दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो किसी भी एनिमल को या ह्यूमन को नहीं, मतलब ये करना है, मारना नहीं, ये अलाउड नहीं है। मतलब तुम अपने धर्म को मानो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम अपने धर्म को मानने के चक्कर में किसी लड़की का बलि चढ़ा रहे हो, किसी बकरी का बलि चढ़ा रहे हो, गलत बात है, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेटिव, अब देखो एक और चीज है कि एक चीज है क्या कि मुस्लिम धर्म में या बहुत सारे धर्मों में या हिंदू धर्म में भी कई बार देखोगे तुम तो औरतों को दबाया जाता है। हिंदू धर्म में तो बहुत कम दबाया जाता है, बाकी धर्म में ज्यादा दबाया जाता है कि औरतों को ज्यादा दबाया जाता है। अब जो भी धर्म में भले औरत को दबाया जाएगा तो उसमें फिर सरकार घुसेगा, सरकार धर्म को आपको पालन करने का देता है इजाजत, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने धर्म में औरतों को नीच समझें, छोटा समझें और उनको मतलब ऑब्जेक्टिफाई करें, ऑब्जेक्ट समझें, तो फिर गलत होगा। समझ में बात आ रहा है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी पर्सन को, अगर मान लो कोई भी धर्म तुम अपनाते हो, तो तुमको टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है कि तुम कोई धर्म पे ज्यादा टैक्स लगेगा, कोई धर्म पे कम टैक्स लगेगा, कोई धर्म प्रमोट करे उधर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म पालन करो तुम पे टैक्स बराबर लगेगा, सबको बराबर माना जाता है यहाँ पे। उसके बाद से इसमें मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, मतलब कि ऐसे धर्म को पालन करना है, वैसे धर्म को पालन करना है, चाहिए नियम पालन करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन सरकार नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है किसी भी इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि उनका रिलीजन आप अपनाइए, जैसे कि आप नहीं फोर्स कर सकते, मतलब किसी भी इंसान को, यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि किसी भी इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपका धर्म वो अपनाए। अगर आप फोर्स करते हुए पकड़ेगा कि तुम मुस्लिम बन जाते हैं, तुम हिंदू बन जाते हैं, तुम जो भी बनना है बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, तो आप पे केस हो जाएगा। समझ में आता रहा है, आप अगर धर्म अपनाने के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं या कोई आपको कर रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, यहाँ पे वो केस कर देगा। बात समझ में आया बात, ठीक। तो ये सारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, आप आराम से इसको फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्या है, लास्ट नहीं है यार, थोड़ा सा अभी है, 2-3 है, 2-3 नहीं है, अब तो आ ही गए हैं, हाँ 2-3 है गिन के। तो अब हम शुरू करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आपको सिखाया जा रहा है 3-4 चीजें हैं मैक्स टू मैक्स। देखो, सबसे पहला माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। मान लो माइनॉरिटी में कोई इंसान है तो उसका लैंग्वेज, उसका कल्चर और उसके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का किसका काम है, सरकार का काम है। किसका काम है, सरकार का काम है। उसके अलावा राइट टू कंजर्व कल्चर, इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई भी ग्रुप हो उसको अपने कल्चर को कंजर्व करने का पूरा अधिकार है। कोई भी ग्रुप हो उसको अपने कल्चर का क्या है, पूरा कंजर्व करने का अधिकार है। उसके अलावा इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन मतलब सबको पढ़ने का अधिकार है। इसी के तहत सरकार बोलता है कि 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री में दिया जाता है, मतलब 10वीं क्लास तक फ्री में एजुकेशन सरकार देता है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद से राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, बोल रहा है कि माइनॉरिटी अगर चाहता है कि उसको कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है अपने आप को मैनेज करने के लिए तो वो बना सकता है, उसको पूरा राइट्स है कि वो इंस्टीट्यूशन अपना बना सकता है। समझ में आया। अब सुनो, लास्ट क्या है, कंटेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो है ये
माइनॉरिटी रीजन इन डिफरेंट, देखो माइनॉरिटी जो है अलग अलग स्टेटस में रहता है अलग अलग जगहों पे। जैसे कि एग्जांपल में देखोगे तो तेलुगु स्पीकर जो है, तेलुगु स्पीकर जो है वो मेजोरिटी में है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में वही लोग मेजोरिटी में, तेलुगु स्पीकर आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, जबकि माइनॉरिटी में है कर्नाटका में। कर्नाटका में तेलुगु स्पीकर, माइनॉरिटी में तेलुगु स्पीकर, तेलुगु स्पीकर आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, जबकि केरला मतलब कर्नाटका में कम है। बात समझ में आ रहा है? वही बात करते हैं सिमिलरली, सिख जो है पंजाब में बहुत ज्यादा है, जबकि हरियाणा राजस्थान में कम है या दिल्ली में भी कम है। तो सिख लोग भी ऐसा है। तो मतलब एक इंसान जहां पे ज्यादा हो सकता है और दूसरी जगह पे वो कम भी हो सकता है, इसीलिए मेजोरिटी और माइनॉरिटी को बचाकर रखना ज्यादा जरूरी है। तुम सोचो कि अगर तेलुगु वाले लोगों को किसी से झगड़ा हो तो वो आंध्र प्रदेश में तो जीत जाएंगे, आंध्र प्रदेश में जीत जाएंगे, लेकिन कर्नाटका में अगर ऐसा दंगा मच गया, फसाद मच गया, तो कर्नाटका में तो फिर मारे जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो कोई जो मेजोरिटी में किसी और स्टेट में है तो माइनॉरिटी में किसी और स्टेट में भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में तो और भी है। ठीक है, तो इसके बाद से बस अब अच्छा तुमको ये लिखना है तो यहाँ से तुम आराम से छाप सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। अब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा लास्ट राइट है। कौन सा राइट है? लास्ट राइट है। इसके बाद कोई राइट नहीं है। 6 राइट था, 5 राइट खत्म, एक राइट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बोलता है कि देखिए सबसे पहला बात, और तुम्हारा राइट्स शुरू कौन एनफोर्स कौन करता है, लगाता कौन है, तुम्हारे राइट्स को देता कौन है? कोर्ट देता है। कौन देता है राइट्स को? कोर्ट देता है। इसीलिए अगर मान लो कि तुम्हारे राइट्स को कोई भी वायलेट करता है, तुम्हारे राइट्स को कोई भी वायलेट करता है, तो तुम सीधा कोर्ट जाओ। कहां जा सकते हो? सीधा तुम अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। मन है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का, सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके बाद से आपके जो राइट्स हैं उनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, है ना। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी भी चाहे तो उसको वायलेट नहीं कर सकता, आपके राइट्स को कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, खराब नहीं कर सकता है। उसके अलावा कोई भी लॉ बनते हैं जो कि आपके राइट्स को वायलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को, तो उनको इनवैलिड माना जाता है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। मान लो ऐसा सरकार नियम बनाता है जिसमें राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर सरकार का ही लॉ इनवैलिड हो जाएगा, तुम्हारा कभी भी इनवैलिड नहीं होगा। समझ रहे हो? सरकार तुम्हारा इनवैलिड कर ही नहीं सकता, या कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं कर सकता तुम्हारा राइट्स। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट जो है वो तुम्हारे लिए राइट्स, ऑर्डर्स और डायरेक्शन सारा चीज एनफोर्स करता है। कौन एनफोर्स करता है तुम्हारे लिए? सब चीज, राइट्स हो गया, चाहे तुम्हारा ऑर्डर हो गया, चाहे डायरेक्शन हो गया, सब चीज को एनफोर्स करने का किसका काम है? कोर्ट का काम है। जुडिशरी जो है वो कई बार लोग जो तुम्हारे राइट्स को वायलेट करते हैं उनको उन पे कंपनसेशन लगा सकता है। कंपनसेशन मतलब जुर्माना लगा सकता है और पनिश भी कर सकता है। हो सकता है कि उनको जेल वगैरह में डाल दिया जाए या पनिशमेंट दे दिया जाए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, लास्ट है पीआईएल। क्या है? पीआईएल। पीआईएल का मतलब होता है, याद रखना पीआईएल क्या होता है। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन। मतलब कि अगर कोई पब्लिक के इंटरेस्ट में बात है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। कहां? कोर्ट में, और कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। तो आप जाके भी फाइल कर सकते हैं या फिर आप लेटर भी भेज देंगे तभी भी कोर्ट उस पर एक्शन ले लेगा। हाँ, बशर्ते आप जो भी चीजें लेके जा रहे हैं कोर्ट में वो पब्लिक के लिए सही होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक मंदिर है, चाहे एक स्कूल है, स्कूल में बच्चियां पढ़ने जाती हैं और वहां पे एक दारू का दुकान है। तो दारू की दुकान से जो ड्रिंकर्स हैं वो दारू खरीदते हैं, पीते हैं, और पी के फिर जो लड़की जाती है वहां से या लड़के जाते हैं उसको परेशान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए पीआईएल फाइल करेंगे। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में है, मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। सब लोग चाहता है कि वहां से दारू का दुकान हट जाए या बंद हो जाए। तो आप लेके जाके कोर्ट में खुद से लेटर भी भेज सकते हैं या जाके पीआईएल खुद से भी सबमिट कर सकते हैं। इसमें कोर्ट को अगर सही लगा तो वहां से दारू का दुकान हटा दीजिएगा, जो भी सही लगेगा, ये तो गलत बात है। समझ रहे हो? तो ये होता है पीआईएल। पीआईएल का क्या मतलब है? जो भी चीज पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है आप उसको क्या कर देंगे? कोर्ट में ले जाके सबमिट कर देंगे, तो कोर्ट उसके उस पर एक्शन लेगा। ठीक है, आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए। हाँ लिखिए। ठीक, आगे बढ़े। अब है हमारे पास, बस खत्म है, एक स्लाइड और है बस। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बेस होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कई बार तुम देखोगे कि उनको एक्सपेंड भी किया जाता है। जैसे कि जुडिशियल एक्सपेंशन का अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स से ये सारे राइट्स को एक्सपेंड किया गया है। देखो कैसे, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सपेंड किया गया है ना, जुडिशरी एक्सपेंड किया था इसको। फिर राइट टू एजुकेशन आया उसी में से राइट, फंडामेंटल राइट्स में से ही राइट टू एजुकेशन आया, सबको पढ़ने का अधिकार है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस वही से आया है।
उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन वहीं से आया है। राइट टू फूड मतलब खाना सबके पास होना चाहिए, ये भी राइट्स वहीं से आया है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या मतलब है, जैसे कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी हो सकता है, ये तुम्हारा राइट है ना, हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, ऐसा नहीं कि सरकार छीन लेगा, नहीं। तो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं। और नीचे क्या है, राइट टू वोट मतलब आपके पास वोट देने का भी अधिकार है। राइट टू वोट मतलब क्या हो गया, आपको वोट देने का पूरा पूरा अधिकार है। तो मतलब ये है कि ये राइट्स कहां से निकल के आए हैं, वहीं से। कहां से, आपका जो राइट था फंडामेंटल राइट्स, वहीं से ये निकल के सारे राइट्स आए हैं। तो ये जुडिशरी इसको एक्सपेंड किया है, समझ में आया। उसके वाला कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप छापना चाहते हैं छाप लें, है ना। आप आराम से पढ़ सकते हैं कि ये चारों राइट्स कहां से हैं, फंडामेंटल राइट से एक्सपेंड करके बनाया गया है, और ये भी राइट्स बनाया गया है फंडामेंटल राइट से ही, ठीक है। ठीक है, लास्ट ये है ह्यूमन राइट क्या है। ह्यूमन राइट शुरू में हम लोग बात किए थे कि एक एमनेस्टी इंटरनेशनल करके बॉडी था, वो क्या करता था कि लोगों का अगर ह्यूमन राइट आप वायलेट करते हैं, ह्यूमन राइट आप अगर ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो आता था, ठीक है। और याद है तुमको एमनेस्टी इंटरनेशनल गया था यूनाइटेड नेशन में कि लोग 600 लोगों को पकड़ के ये लोग बंदी बना लिया है यूएस आर्मी, और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मारपीट रहा है और गलत तरीके से पूछताछ कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ह्यूमन राइट क्या होता है, ह्यूमन राइट जो होता है यूनिवर्सल मोरल क्लेम होता है, यूनिवर्सल मोरल क्लेम होता है। क्या कहने का मतलब है, पूरे दुनिया भर में ये क्लेम होता है, पूरे दुनिया भर में आप ये क्लेम कर सकते हैं, अरे इंसान है तो इंसान की तरह उससे ट्रीट करो, है ना। तो ह्यूमन राइट्स यही सिखाता है कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा ट्रीट कीजिए, अगर गलत ट्रीट कीजिएगा तो गलत बात है फिर। तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब पूरे दुनिया में लगेगा, ठीक है। तो ये जो है डेमोक्रेसी जहां जहां बढ़ेगा वहां पे ह्यूमन राइट्स लगाया जाता है, और अब इसका इन्फ्लुएंस तो पूरे दुनिया भर में, अब इसका इन्फ्लुएंस कहां है, पूरे दुनिया भर में है, किसका, ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर तुम देख सकते हो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का बात करते हैं। जैसे उनके यहाँ राइट टू प्राइवेसी है, उनके यहाँ क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, मतलब किसी के भी सर्चेज को आप नहीं देख सकते हैं। सरकार जो है कई बार हमारे सर्च को ट्रैक कर रहा होता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा फोन वगैरह टैप नहीं कर सकते, आप नॉर्मल लोगों का फोन वगैरह टैप करना चाहें तो नहीं करिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, राइज ऑफ ए हेल्दी इन्वायरमेंट। अब राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि जो भी लोग रह रहे हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देने का आप वादा करिए, सरकार है तो आप इसका कम से कम सब लोगों को रहने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट दीजिए। उसके बाद से एडिक्वेट हाउसिंग मतलब रहने के लिए अच्छे घर चाहिए सबको, तो वो प्रोवाइड करवाइए। उसके अलावा उनको हेल्थ केयर अच्छा दीजिए, खाना का व्यवस्था करवाइए, पानी का व्यवस्था कराइए। अगर मान लीजिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह हो तो उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, क्या ये जो राइट्स है बड़ा ही बेहतर राइट्स लग रहे हैं आपको कि रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, है ना, इमरजेंसी में मेडिकल का व्यवस्था, हर चीज का व्यवस्था सरकार करवा के देने लगे तो कितना ही अच्छा देश हो जाएगा, कितना सुख शांति हो जाएगा, अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाएगा आपको। तो क्या आपको लगता है कि लास्ट में एक और टॉपिक है जो कि मैंने नहीं लिखा है, लास्ट में एक टॉपिक है जिसमें बोला गया है आपसे कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में ये सारे राइट्स भी होने चाहिए, और ये जरूरी राइट्स हैं जो कि इंडिया में लगाना चाहिए, जो कि जरूरी है, किसी भी लोगों के लिए जरूरी है, कैसे भी लोग रह रहे हैं उनको लिए सब चीज ये जरूरी है। कई सारे लोग हैं जिनको पीने के साफ पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, क्या उनको मिलना चाहिए, क्या इसेंशियल है ये सब चीजें। देखो यार, हमको जो चीजें मिल जाती है ना वो सिंपल लगती है, जैसे हमको खाना बड़ा आसानी से मिल जाता है ना, तो वो सिंपल लगता है यार, खाना के लिए कौन मर रहा होगा, लेकिन मरते हैं। आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो भूखमरी से मर जाते हैं। तो कई बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें जो सोचना चाहिए हमको भी, सरकार को भी, और देश तभी अच्छा हो सकता है जब हम अच्छा से सोचेंगे, है ना। और सिर्फ सिविक्स पढ़ के जाके एग्जाम में लिख दे रहे तो फिर काम नहीं बनने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म, है ना। फिर वही बात है कि एक बात है आपसे जो कि कह देना चाहिए, है ना। तो अच्छा, काला ही सिलेक्ट है, देख रहे हो, जीवन ही काला हो गया। चलो, बात ये है कि आपको बोला जाता है हमारे तरफ से थैंक यू, है ना, और थैंक यू। खत्म हो गया आपका चैप्टर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।